पता आज हम क्या करने वाले हैं? अरे हम पिछले वाले पार्ट को कंटिन्यू करने वाले हैं। यार मैं इतने एक्साइटेड होकर क्यों बोल रहा हूँ यार, कंटिन्यू ही तो करने वाले हैं। नहीं यार ऐसी बात नहीं है, ये पिछला वाला पार्ट को हम कंटिन्यू नहीं करने वाले। एक्चुअली ये जो स्टोरी है ना, ये कम्प्लीटली न्यू स्टोरी है और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, तुम लोग को मजा आएगा। इंटरेस्टिंग भी है एंड थोड़ा दुख भरा भी है। तुम्हें पता चलेगा कि जो बच्चे होते हैं ना पॉवर्टी में कैसे रहते हैं और उनके लाइफ के बारे में तुम्हें पता चलेगा। तो इस स्टोरी में हमें जिस बच्चे के बारे में जानना है उसका नाम है मुकेश और हमारा जो स्टोरी का टाइटल है वो है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल वाला आइकन को ऑल पे सेट कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। यार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज कर दो, दोनों के लिए अच्छा होगा यार। आप लोग को भी अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे एंड मेरे को भी अच्छा फील होगा। अब चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अच्छा सुनो एक और बात, मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है और थोड़ा खांसी सर्दी है ना, तो मेरा थोड़ा आवाज जो है वो थोड़ा सा लो आएगा, बट एक्सप्लेनेशन में कोई कमी नहीं रहेगा, तो प्लीज इसके लिए माफ कर देना। तो हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ऑथर बता रही है कि मुकेश जो है ना वो खुद का मास्टर बनना चाहता है। मुकेश आके ऑथर को बोलता है कि वो एक कार मैकेनिक बनना चाहता है। तो फिर ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम्हें कार के बारे में नॉलेज है। फिर मुकेश ऑथर की आईज में देखते हुए मतलब एकदम डिटरमाइंड होके कहता है कि नहीं, पर वो सीख लेगा। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि मुकेश का जो ड्रीम है ना वो बिल्कुल एक मिराज की तरह दिखता है। मिराज क्या होता है यार, तुम लोग को एक एग्जाम्पल देता हूँ। तुम लोग डेजर्ट में जाओगे ना तो तुम्हें कभी कभी सामने पानी का सोर्स दिखेगा। अगर तुम बहुत ज्यादा प्यासे होगे तो तुम्हें कभी कभी सामने पानी का सोर्स दिखेगा, यानी कि तालाब दिखेगा, पर तुम जब सामने जाओगे तो वहां पे कुछ नहीं होगा। तो यहीं पे ऑथर बोल रही है कि मुकेश का ड्रीम भी कुछ इसी टाइप का है, जो कि बिल्कुल एक इमेजिनेशन जैसा लग रहा है, जो कि शायद ही पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि फिरोजाबाद के जितने भी बच्चे हैं ना वो लोग इतने बड़े ड्रीम्स नहीं देख सकते, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, बहुत ज्यादा पुअर होते हैं। और हाँ, यहाँ पे पता चलता है कि मुकेश कहाँ रहता है, फिरोजाबाद में रहता है, फिरोजाबाद। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि फिरोजाबाद जो जगह है ना बैंगल मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है। और फिर ऑथर बताती है कि यहाँ जो लोग हैं ना वो लोग अपना जनरेशन पे जनरेशन बिता चुके हैं यहाँ के फर्नेसेस यानी कि भट्टी के सामने काम करते करते और ग्लास को वेल्ड करते करते और बैंगल्स बनाते बनाते, वो भी सारी औरतों के लिए जो भी इस धरती में जन्मी है। फिर ऑथर बताती है कि मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक थी। फिर ऑथर बोलती है कि यहाँ के किसी भी फैमिली को ये पता नहीं है कि मुकेश जैसे बच्चों को बैंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करवाना इलीगल है, ये एक चाइल्ड लेबर भी कहलाएगा, है ना। फिर ऑथर बता रही है कि यहाँ के बच्चों को हाई टेम्परेचर के सामने डिंगी सेल्स में, यानी कि ऐसे कमरे जहाँ पे बिल्कुल भी लाइट और हवा नहीं आते, वैसे कमरे में यहाँ पर के बच्चे काम कर। फिर हमारी ऑथर बोल रही है कि अगर यहाँ पे लॉ इन्फोर्स हुआ, यानी कि अगर यहाँ पे लॉ लागू हुआ वो भी सख्ती से कि जो चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है और इतने छोटे छोटे बच्चे काम नहीं कर सकते हैं, अगर ये लॉ इन्फोर्स हुआ ना इस जगह पे, तो यहाँ की सरकार ना यहाँ के 20,000 बच्चों को बचा सकती है। फिर ऑथर बोल रही है कि जो बच्चे यहाँ पे काम करते हैं ना दिन रात बैठकर, उसकी कारण से उनका आईसाइट भी खो जाता है कम ही उम्र में, क्योंकि वो लोग भट्टी के सामने दिन रात बैठकर काम करते रहते हैं। इसके बाद ऑथर बताती है कि मुकेश उन्हें प्राउडली अपने घर की तरफ ले जाता है और वो बोलता है कि उसका घर जो है ना वो रिबिल्ट हुआ है, यानी कि फिर से बन रहा है। फिर ऑथर बता रही है कि जब वो मुकेश के घर जा रही होती है ना, तब वो देखती है कि उस रास्ते में पूरा गार्बेज फेंका हुआ होता है। फिर वो देखती है जो वहाँ के घर सब होते हैं ना वो सबके क्रम्बलिंग वॉल्स होते हैं, यानी कि टूटे फूटे वॉल्स होते हैं, अच्छे से बने हुए नहीं होते हैं। फिर वो बोलती है वो भी डोर्स होती है, मतलब कमजोर डोर्स होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पुराने भी हो चुके होते हैं। फिर वो बोलती है उन सारे घर में एक भी विंडो नहीं होता है और वो काफी छोटे छोटे घर होते हैं, पर उस घर में काफी बड़ी फैमिली होती है, मतलब छोटे से घर में बहुत बड़ी बड़ी फैमिली रह रही होती है। फिर वो बोलते हैं कि उसके अलावा वो जो एरिया था ना वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड था पीपल और एनिमल से। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि इतने सारे लोगों को और एनिमल्स को साथ में देख के उन्हें लगता है कि वो कोई प्रिमिटिव स्टेट में, यानी कि प्रिमिटिव मतलब पुराने जमाने में लोग कैसे रहते थे, एनिमल्स और लोग साथ में। फिर वो बोलती है कि मुकेश तभी एक घर के सामने रुक जाता है जो कि हाफ बिल्ड होता है और उसका दरवाजा लोहा का होता है। मुकेश उस दरवाजे वाले लोहे पे एक लात मारता है और अंदर घुस जाता है। फिर ऑथर को समझ में आ जाता है कि ये मुकेश का घर है। फिर ऑथर बोलती है कि वो घर के अंदर फायरवुड स्टोव देखती है जो कि डेड ग्रास से बना हुआ था। स्टोव मतलब चूल्हा, वो फायरवुड स्टोव देखती है जो कि डेड ग्रास से बना हुआ था। फिर वो देखती है उसके ऊपर एक बड़ा सा वेसल रखा हुआ था जिसमें स्पिनच लीव्स बन रहे थे। फिर ऑथर बोलती है कि जमीन पे बड़ा सा अल्युमिनियम का प्लेट रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे चॉप्ड वेजिटेबल्स रखे हुए थे। फिर ऑथर बोल रही है कि उसी स्टोव के बगल में एक बहुत ही कमजोर दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी, मतलब जो कि बहुत ज्यादा कमजोर लग रही थी और वो पूरे फैमिली के लिए खाना बना रही थी। फिर ऑथर बता रही है कि फायरवुड स्टोव में काम करते करते उस लड़की की आंखों में पूरा स्मोक भर गया था, यानी कि उसके लड़की की आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर फिर भी वो
लड़की स्माइल कर रही थी। फिर ऑथर बताती है कि उस लड़की का एज ज्यादा नहीं लग रहा था, फिर भी उस लड़की के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी क्योंकि वो लड़की मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी, यानी कि वाइफ थी। हमारी ऑथर बोल रही है कि इतने कम उम्र में ये लड़की इस पूरे घर की इंचार्ज बन गई है और इसके ऊपर 3 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक है मुकेश, एक मुकेश का बड़ा भाई मतलब उसका हस्बैंड, और मुकेश के पापा। फिर ऑथर में बताती है कि जैसे ही मुकेश के फादर आते हैं तभी मुकेश के भाई की जो वाइफ होती है ना, मुकेश के बड़े भाई की जो वाइफ होती है, वो दीवार के पीछे चली जाती है और अपने आंचल से अपने फेस को ढक लेती है। उसे आंचल ही बोलते हैं ना शायद, क्योंकि उस टाइम एक कस्टम था कि बड़े मेल एल्डर्स के सामने किसी भी घर की औरत अपना फेस मतलब ओपन करके किसी भी मेल एल्डर के सामने नहीं जा सकती है, मतलब बिना फेस ढके नहीं जा सकती है। फिर यहाँ पे ऑथर बता रही है कि मुकेश के जो फादर है ना, वो एक बैंगल मेकर है, पर उन्होंने पहले टेलरिंग का काम भी किया हुआ है। फिर ऑथर बताती है कि वो बैंगल मेकिंग का काम बहुत ज्यादा लेबोरियस टाइप से करते हैं, पर फिर भी वो इतना काम करने के बावजूद अपने घर को अच्छे से रिनोवेट नहीं कर पाए, अच्छे से नहीं बना पाए हैं और अपने दोनों बेटों को भी अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाए, पर बस वो इतना ही कर पाए कि वो अपने दोनों बेटों को अच्छे से बैंगल मेकिंग का काम सिखा दे रहे हैं, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल। वहीं पे मुकेश की ग्रैंडमदर बैठी हुई होती है और वो बोलती है कि ये काम जो बैंगल मेकिंग का काम है ना, ये हमारे एंसेस्टर्स से चलता आ रहा है और ये हमें गॉड ने काम दिया है, मतलब बैंगल मेकिंग का, और ये क्या कभी टूट सकता है? ये काम का जो प्रोसेस है जो हमारे फैमिली से चलता आ रहा है बहुत पहले से, क्या ये टूट सकता है कभी? फिर हमारी ऑथर ये भी बता रही है कि वो जो ग्रैंडमदर थी ना, वो बताती है, मुकेश की जो ग्रैंडमदर थी वो बताती है कि उन्होंने अपने हस्बैंड को अपने आंखों के सामने अंधा होते हुए देखा था उस बैंगल मेकिंग के डस्ट के कारण से। मतलब जो बैंगल बनाने टाइम जो डस्ट प्रोड्यूस होता है ना, जो छोटी छोटी डस्ट प्रोड्यूस होती है, उसके कारण आंख खराब भी हो सकता है। फिर मुकेश की ग्रैंडमदर ये भी बता रही है कि जो भी पैदा लेता है ना इस बैंगल मेकिंग फैमिली में, वो लोग अपने बचपन से ही पूरे लाइफ में हमेशा हर जगह पे बैंगल ही देखते हैं। वो स्पाइरल बैंगल्स जो अलग अलग कलर के हैं, फिरोजाबाद के हर सड़क पे और हर घर पे। फिर यहाँ पे वो बैंगल्स के अलग अलग कलर्स को बता रही है, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक एंड पर्पल, और अलग अलग रेनबोस के कलर वाले बैंगल्स भी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो डार्क रूम में बस छोटे छोटे ऑयल लैम्प्स के सामने बैठकर अपने पापा मम्मी के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, वो अपने पापा मम्मी के साथ बैठकर उस बैंगल्स के पीसेस को यील्ड करते हैं, यानी कि उस बैंगल्स के जो कलर्ड ग्लास है ना उसको गोल शेप देना। और फिर वहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो डार्क इन्वायरमेंट में रहने का आदत उन्हें लग जाता है कंपेयर टू आउटसाइड इन्वायरमेंट, क्योंकि वो बहुत डार्क रूम में रहते हैं ना, तो उनका आइज डेवलप हो जाता है कि वो डार्क में भी अच्छे से देख पाते हैं। पर ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये सब करते करते डार्क में रहते रहते वो धीरे धीरे अपने आईसाइट को भी लूज कर देते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं तब तक। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वो एक लड़की को देखती है जिसका नाम है सविता, जो कि बहुत छोटी बच्ची होती है और उसने ड्रैप पिंक ड्रेस पहना हुआ होता है, यानी कि फेडेड पिंक ड्रेस पहना हुआ होता है, और वो एक एल्डर वुमन के बगल में बैठी हुई होती है और वो छोटे छोटे ग्लासेस के पीसेस को सोल्डर कर रही होती है, यानी कि शेप दे रही होती है गोल शेप में, और वो इतनी फास्ट काम कर रही होती है, इतनी तेजी से हाथों से सोल्डर कर रही होती है कि ऑथर को देख के लगता है कि उसके हाथ जो है ना, वो हाथ नहीं बल्कि मशीन है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो बच्ची थी ना, वो बचपन से यही काम करते हुए आ रही है जब से वो बहुत छोटी थी, और अभी भी वो वैसे छोटी ही है, और इसलिए वो इस काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो गई है, मास्टर बन गई है। फिर ऑथर खुद से पूछ रही है कि क्या उस लड़की को उस बैंगल के होलीनेस के बारे में पता है, यानी कि उसे पता है कि वो जो बैंगल बना रही है वो इंडिया में औरतों के, मतलब जो वुमेन्स होती है उनके लिए सुहाग का काम करता है, और एक दिन जो वो बच्ची बैंगल्स बना रही है ना, उसे खुद भी वो पहनना पड़ेगा, और तब जाके उसे बैंगल्स की होलीनेस के बारे में पता चलेगा, और तब सविता एक ब्राइड बन जाएगी, उसी तरह जैसे उसके बगल में जो एल्डर वुमेन बैठी हुई है जो कुछ साल पहले ब्राइड बनी। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि वो जो सविता के बगल में एक एल्डर वुमेन बैठी हुई है ना, उन्होंने अपना आईसाइट लूज कर दिया है बैंगल्स बनाते बनाते, पर फिर भी उन्होंने अपने हाथों में बैंगल्स पहने हुए रहते हैं। और फिर वो एल्डर वुमेन उसे कहती है, यानी कि ऑथर को कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी कि उन्होंने अपने पूरे लाइफ में एक वक्त भी पेट भर के खाना नहीं खाया हुआ होता है। फिर उस एल्डर वुमेन के बगल में उसके हस्बैंड बैठे हुए होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में, पूरे लाइफ में बैंगल बनाने के अलावा कोई भी और काम नहीं किया है, और हाँ, उन्होंने बस एक ही काम ढंग से कर पाया है, वो है अपने फैमिली के लिए एक घर बना दिया है। और फिर हमारी जो ऑथर है वो बोल रही है कि उन्होंने जो घर बनाया अपनी फैमिली के लिए, अपने फैमिली को जो रूफ दिया है, ऐसा काम तो दूसरे मर्द भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे जो
दूसरे लोग जो थे ना, मेंस थे, वो अपनी फैमिली के लिए घर भी नहीं बना पाते हैं, एटलीस्ट इन्होंने अपने फैमिली को एक रूफ तो दिया है। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि फिरोजाबाद में जो भी बच्चे होते हैं ना, वो कोई भी ड्रीम नहीं देख सकते, या फिर जो बड़े हैं वो भी ड्रीम नहीं देख सकते कि वो कुछ और काम करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो बड़े लोग होते हैं ज़्यादातर बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है, और बैंगल मेकिंग में वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस भी नहीं है, उनके लिए नहीं है, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इसका रीज़न। फिर यहाँ पे ऑथर बता रही है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं ना, वो भी अपने पेरेंट्स को देखे देखे मतलब ज्वाइन कर लेते हैं बैंगल मेकिंग वाला काम में, और फिर भी वो लोग ढंग से पैसा नहीं कमा पाते और अपने फैमिली को अच्छे से फीड नहीं कर पाते। और यही सिचुएशन फिरोजाबाद में ज्यादातर फैमिली के थे। फिर हमारी ऑथर वो एल्डर्स लोग से पूछती है कि तुम लोग सब मिलके अपने आप को एक कॉर्पोरेटिव्स में क्यों नहीं बना लेते हो, और तुम लोग मिडिल मैन का यूज क्यों करते हो अपने बैंगल्स को बेचने के लिए, तुम लोग डायरेक्ट अपने बैंगल्स को क्यों नहीं जाके सेल करते हो। तो वहाँ के जो मेंस होते हैं ना, जो एल्डर्स होते हैं, वो रिप्लाई करते हुए और कहते हैं कि अगर हम ऐसा करते भी है ना तो पुलिस हमें मारेंगे। फिर ऑथर को समझ में आ जाता है कि ये सब का क्या रीजन है। ये सब का रीजन ये है कि उनके पास कोई अच्छा लीडर नहीं है जो कि उन्हें सपोर्ट करे, और अगर उनके पास कोई अच्छा लीडर होता जो उन्हें सपोर्ट करता, उन्हें समझाता, तो फिर वो उनका जो मेंटलिटी है उसका माइंडसेट चेंज होता और वहाँ के लोग अच्छे से रह पाते, और जितना पॉवर्टी उस टाइम था ना उतना नहीं रहता। यहाँ पे ऑथर उन एल्डर्स से इसलिए पूछती है ना क्योंकि बैंगल्स मेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर यहाँ के लोग उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। स्पेशली मिडिल मैन जो होते हैं ना, वो लोग काफी ज्यादा प्रॉफिट खा जाते हैं, इनसे बहुत कम दाम में बैंगल्स खरीद लेते हैं और बाहर जाके उसे बहुत एक्सपेंसिव दाम में बेच देते हैं। सीधे तौर पे बोले तो मिडिल मैन इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर ऑथर को एक और बात समझ में आ जाता है कि यहाँ के सारे लोग एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, और ये साइकिल कैसा हुआ, ये साइकिल हुआ बैंगल्स मेकर, मिडिल मैन और बायर्स का साइकिल। और ऑथर को ये भी समझ में आ जाता है कि ये सारे लोग एक एंडलेस स्पाइरल में फंसे हुए हैं, जिसमें फायदा किसका होता है, मिडिल मैन और पॉलिटिशियंस, और उसी की वजह से इन लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि उन लोगों की बात सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग दो तरह के वर्ल्ड में जीते हैं, मतलब दो तरह के वर्ल्ड में कैटेगराइज हो गए हैं। पहले टाइप के तो वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि अगर वो बैंगल मेकिंग फैमिली में जन्म लिए हैं तो उनका और कुछ नहीं किया जा सकता, अब उन्हें पूरी लाइफ बस बैंगल्स ही बनानी पड़ेगी, और वो लोग वेब ऑफ पॉवर्टी में फंस चुके हैं, मतलब गरीबी के वेब में फंस चुके हैं। और दूसरे कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं, किसके किसके, मिडिल मैन, पॉलिटिशियंस एंड पुलिस। फिर हमारी ऑथर बता रही है कि ये जो दो वर्ल्ड क्रिएट हुआ है ना, इसी की वजह से हमारे जो इस सोसाइटी के बच्चे हैं वो लोग के ऊपर ये एक दबाव या बैगेज के तौर पे आ गया, जिससे ये बच्चे अब दूर भी नहीं भाग सकते। और जब तक ये बच्चे मैच्योर होते हैं तब तक ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो इनके फादर कर रहे हैं, जो इनके ग्रैंडफादर से करते हुए आ रहे हैं, ये भी वही काम करेंगे, यानी कि बैंगल्स ही बनाएंगे और अपनी ड्रीम्स की कुर्बानी दे देते हैं। और अगर कोई कुर्बानी नहीं देना चाहता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा डेयर की जरूरत होती है, जो आमतौर पे वहाँ के लोगों और बच्चों पे नहीं पाया जाता है। फिर ऑथर बता रही है जब वो सुनती है मुकेश से कि वो उसके अंदर इतना डेयर होता है और वो बोलता है कि उसे एक मैकेनिक बनना है, तो ऑथर को अंदर से बहुत ज्यादा खुशी मिलती है ये सुन के। फिर ऑथर मुकेश से पूछती है कि यहाँ पे आसपास तो कोई भी गैरेज नहीं है, फिर तुम यहाँ वहाँ कैसे जाओगे। तो मुकेश बोलता है कि वहाँ पे थोड़े दूर में एक गैरेज है और वहाँ तक वो चल के चला जाएगा। फिर हमारी ऑथर मुकेश से पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाने में भी शौक रखते हो। तभी मुकेश एकदम साइलेंट हो जाता है और मना कर देता है और नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर हमारी ऑथर बोलती है कि हाँ, अभी भी उसके अंदर थोड़ा मरमर तो है, मतलब वो कम्प्लीटली क्लियर तो नहीं है, एम्बैरेसमेंट तो है उसके अंदर, पर अभी तक उसका ये ड्रीम उसके लिए रिग्रेट नहीं बना है, यानी कि वो अभी भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर हमारी ऑथर ये बोल रही है कि वो उसको कार में इतना इंटरेस्ट इसलिए है क्योंकि वो आसपास बहुत सारे कार्स को देखता है और उसका इंटरेस्ट प्लेन उड़ाने में नहीं है, क्योंकि उस जगह से यानी कि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही प्लेन्स गुजरते हैं। इसलिए मुकेश ने फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत कम ही प्लेन्स को गुजरते हुए देखा है और उसका उतना इंटरेस्ट प्लेन्स में नहीं है। और गाइस, इस तरह से हमारा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।